शशि जी ये जो कह रहे हैं और मैं भी इसमें पूछने वाला था। मैं हम लोग कल जब डिबेट की तो कल हमने स्मरण किया था कि 4 मई का प्रधानमंत्री का वो जो भाषण मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी उसका दोबारा से उसको उल्लेखित किया कि 4 मई को उन्होंने कहा था कि बदला नहीं बदलाव अब बंगाल में। लेकिन जो कुछ हो रहा है सामने आपके रखा हुआ है और ये दोषारोपण एक दूसरे पे बात करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, और जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही राकेश जी ने कि दूसरा मणिपुर, तो क्या आप क्या इसको कैसे क्या क्या वास्तव में यही हालत, क्योंकि आपने जो कुछ किया, आपने जिस तरह की भाषा, जिस तरह का आपने अनाउंसमेंट्स किए थे प्रचार के दरमियान कि उल्टा लटका देंगे और सारा कुछ कर देंगे, तो उसका रेपरकेशंस हैं और ये रेपरकेशंस रुक नहीं पा रहे हैं, तो क्या आगे भयावह जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि ना केवल बंगाल बल्कि आसपास भी, और ये जो हुआ है कल जो रात का जो है, और इसमें जो सीधे ब्लेम कर देना कि इनका, अभी तो जांच तो बैठा ही है आपने, कुछ तो ठोस दीजिए, केवल स्ट्रोक पास करिए हो जाएगा। शशि संजीव जी देखिए, सभी साथियों ने जो बात रखी उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक बात पक्की है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा होती रही है, वो उसका इतिहास है। लेकिन ये पहला चुनाव था जहाँ पर चुनाव में कोई भी हिंसा नहीं हुई है। ये चुनाव के बाद हुई है। अब बात हुई तो कब हुई है? तो सम्माननीय प्रधानमंत्री अपनी विजय उद्घोष करते समय दिल्ली में बैठकर बदला नहीं बदलाव चाहिए इस प्रकार की जब बातें करते हैं, उसके बाद ये ज्यादा हिंसा भड़की है। तो इशारा क्या दे रहे थे? बदलाव तो हो चुका था, है ना। जैसे भी हुआ, चोरी चकारी डकैती करके, जो भी करके, है ना, वोट काट के सेंट्रल एजेंसी लगा के जो भी आपके तौर तरीके थे वो तो कर लिए। अब बदलाव होने के बाद आप भाषा कर रहे हो कि बदलाव चाहिए, बदला नहीं चाहिए। तो मैसेज बंगाल में ये दिया गया है कि अब आपको खुली छूट है, एक एक का हिसाब कर लो। चुनाव के समय आपने जिनको जिनको लटकाने की घोषणा की थी वो अभी समय आ चुका है। दूसरी बात, अभी भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट है। सत्ता अगर पूरे प्रशासनिक अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग नियंत्रित कर रही है। सेंट्रल के जितने भी सीआरपीएफ के जवान जितने भी तैनात आपने किए चुनाव को मैनेज करने के लिए, वो मैनेज करने के बाद भी 2-2.5 महीना आप वहाँ रखने वाले हो, ये घोषणा हो चुकी है, वो वहाँ है। और उनके आंखों के सामने हम जितने भी अभी वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी फोटोज देख रहे हैं, उस सब में सीआरपीएफ के तमाम जवान जो है वो देख रहे हैं और आगजनी हो रही है, मारकाट हो रही है, लूटमार हो रही है, ये सब हो रहा है। अब इस बैकग्राउंड पर कल की एक हत्या हो गई, दुखद है, लेकिन फिर सवाल खड़ा कर देती है देश के गृह मंत्री पर, चुनाव आयोग पर, सीआरपीएफ पर, कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है। ये मामूली कोई कार्यकर्ता नहीं मारा गया है, पोटेंशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का पीए है ना। और पीए अब तो वो कितना, भाभी 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 मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम सबसे हाँ, ऊपरी। भावी मुख्यमंत्री अगर हो भाभी गए तो, है ना, हो गए तो भावी मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो उसके पीए को मारा जाता है ना, उनका मर्डर होता है, कोई क्लू नहीं अभी तक। और आप नतीजा उसका ये घोषणा कर देते हो कि फलाने फलाने ने किया होगा, उनको अभी अरेस्ट किया जाए। ये नेपथ्य बनाया गया है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनको कैसे भी करके जेल में ठूस दिया जाए। बंगाल की दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी जैसे जो कद्दावर नेता है, उनको अगर ये हाथ नहीं लगाएंगे तो बंगाल के भीतर का जो सामाजिक समीकरण है वो बिगाड़ नहीं सकते, वो कब्जे में नहीं ले सकते। अब ये डिकंस्ट्रक्ट होगा सब। बंगाल पिछले 100-150 साल में जैसे जैसे भी खड़ा हुआ था, जिन भी परंपराओं से, उन सारी परंपराओं को तोड़ना है। तो तोड़ना है तो सबसे पहले राजनीतिक सत्ता जो ममता बनर्जी के रूप में दिखाई देती है, उस सत्ता को पहले किनारे कर दो। तो पोलिंग ये वोटिंग में से तो आपने सब मैनेज कर लिया। अब वो जो चेहरा है उस चेहरे को जेल में डाल दो, उसके लिए नेपथ्य रचना बनाई गई है। तो आने वाले दिनों में बंगाल शांत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सत्ता का पक्ष सत्ता मिलने के बाद ये चाहेगा कि सबसे पहले उस राज्य में शांति बने। वो बिल्कुल कोई भी बिल्कुल सत्ता में आने वाला दल अशांति नहीं चाहता। भाजपा एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जो सत्ता पाने के बाद सबसे ज्यादा गड़बड़ी करती है, क्योंकि बिल्कुल उसका बिल्कुल डीएनए वैसा है। अब बात समझ लीजिए, डीएनए का मामला है। मूल डीएनए बीजेपी का क्या है? मूल डीएनए बीजेपी का हिंसा का है। बीजेपी का डीएनए में कहीं भी सृजन नहीं है, इसलिए उनके जो आइकन है, वो जो इमेजेस वो बनाते हैं,
वो क्या प्रतीक किस रूप के वो इस्तेमाल करते हैं, है ना? धनुर्धारी राम है ना? कोई कृष्ण नहीं है बांसुरी वाला, धनुर्धारी राम है। आधुनिक क्या प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं? जेसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही चलता है सिलसिला। तो गुजरात में भी यही हुआ है मोदी साहब आने के बाद, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो नेता भाजपा के तरफ से है और हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है, उनका राजनीतिक करियर ही हिंसा पर है। तो उसके बाद तो ये सारे हिंसा का चक्र तो चलते ही रहेगा। और बंगाल के भीतर आने वाले दिनों में हिंसा बढ़ाना, ये बीजेपी की सांस्कृतिक राजनीति की जरूरत है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बीजेपी बढ़िया। के सांस्कृतिक राजनीति की जरूरत है। उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती व्यवस्था के, सती प्रथा के खिलाफ में काम किया था, वो सारे जो आइकन्स है उनको ध्वस्त करना है। अब शुरू में थोड़ा लेनिन का पुतला ढह के करेंगे, है ना? वो न्यूट्रल हो जाता है, लेनिन बाहर वाला है, कम्युनिस्ट है ना? तो हजम होगी बात। तो धीरे धीरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आ जाएंगे, आगे चलकर नेताजी बोस भी आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद भी आ जाएंगे। ये सांस्कृतिक राजनीति का हिस्सा के रूप में चल रहा है। गुजरात में ये हुआ है। गुजरात के दो बड़े हस्ती जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई और हम जिनको सर आंखों पर रखते हैं, वो महात्मा गांधी, उनकी हत्या होने के बाद से हम लोग गुजरात में उनकी इमेज को खत्म करने की कोशिश भाजपा की तरफ से हुई। और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इन्होंने अपने सर पर, कांधे पर रखा, है ना? और कांधे के रखने के बाद अभी क्या परिस्थिति है कि सरदार पटेल का नाम और निशान उन्होंने खत्म कर दिया, स्टेडियम का नाम तक नहीं रखा, वहां पर अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम आ गया। तो वो वाली स्थितियां बंगाल में अगर लानी है तो सबसे पहले सांस्कृतिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की हिंसा करनी पड़ेगी। हिंसा करके इन सारे एलिमेंट्स को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भद्र और अभद्र राजनीति के बीच का संघर्ष है। और बंगाल की परंपरा भद्र राजनीति की है ना? उसको कोई, हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं करता, भले ही हिंसा होने दो। और हिंसा के राजनीतिक अधिष्ठान को हमेशा बंगाल में महत्व दिया गया है। यहाँ पर कोई राजनीतिक अधिष्ठान का सवाल नहीं आता है। अपनी सांस्कृतिक राजनीति को आगे बढ़ाना है तो इनको एक एक करके खत्म कर दो और गुंडा राज कायम करो। तो बेसिकली कॉर्पोरेट माफिया गुंडा राज जो है वो अभी एक्सपांशनिस्ट मोड में आ चुका है। आखिरी बात मैं कहूंगा संजू जी, वो ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2024 का चुनाव हार चुकी है, ठीक है? वो कम सीट पा चुकी है और हम बार बार कह रहे हैं कि 240 भी चोरी चकारी करके लेकर आई है, ठीक है? अब इस बैकग्राउंड पर दिल्ली जीतना कोई महत्व वाली बात नहीं थी। बंगाल जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि बंगाल है ना? तो ये कॉन्फिडेंस अगर अपने कार्यकर्ताओं के भीतर और देश के भीतर और राजनीतिक दलों को, विपक्ष के राजनीतिक नेताओं को अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है तो वो बंगाल से दिया जा सकता है कि हमने दीदी को ठिकाने पर लगा दिया तो फिर तुम किस खेत की मूली हो, तुम सबको हम लोग देख लेंगे। ये वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है और इसका आपको परिणाम देख लीजिए, धीरे धीरे उसका प्रतिबिंब तमिलनाडु की राजनीति पर दिखने लगा है। और शशि जी ने तो महाराष्ट्र में देखा है कि वहां कैसे अल सुबह वो शपथ कौन भूल पाया होगा कि ऐसी तो कभी हम लोगों ने देखा नहीं। हम लोग भी जो भी कहा, लंबी लंबी हम लोग की पारी है पत्रकारिता की, और आप यहां जब आता है तमिलनाडु, आप कहते हो नहीं नंबर तो हमें 118 चाहिए, हमको फ्लोर टेस्ट नहीं है, हमें यहां टेस्ट करके दिखाइए। लोक भवन नाम उसका राजभवन से लोक भवन कर दिया है, लेकिन काम वही लाट साहब वाला है। टिप्पणी सर आपकी दोनों चीजों पे बिहार भी करिएगा। जो नीतीश कुमार कब तक चलेगा ये उनका खामोश रहना, या चल कहीं है उनमें तो कुछ स्पार्क देख पा रहे हैं कि बचाएगी कहीं वो फिर वो जो किया करते थे पहले कुछ, क्योंकि है एक बैसाखी तो है। दोनों पर आपकी टिप्पणी में समअप करूंगा विनय जी। नहीं संजीव जी, ये जो बैसाखी की आप बात कर रहे हैं ना, वो बैसाखी, कोई बैसाखी की जरूरत है अभी, उस प्रकार की स्थिति हो गई है। ये भी ठीक, ये भी ठीक। वो अभी मोदी जी के भरोसे कल तक क्या क्या बातें करते थे वो, कल तक कहते थे कि परिवारवाद और ये और ये और ये, और आज सब कुछ वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग किए। करिए। तो जो एक कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती, अपनी फ्रंट कंपनी बना के रहती कुछ निवेश करके, है ना? वैसे इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर करके अभी उसको नाम बीएसएस रखे या अदानी रखे, बस इतना ही मामला है। तो बोल रहे कुछ समय के लिए हम लोग बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई रखते इसका नाम, जैसे जनता दल यूनाइटेड रखते नाम, है ना? तो नीतीश जी को रखो थोड़े दिन के लिए, वही हो रहा है। और धीरे धीरे फ्रेम से पीछे हट जाएगा और फिर आ जाएगा जो ना, बाहर हो गए वो, उस फ्रेम आप देखिए ना, वो अब फ्रेम से बाहर हो गया, अभी लोगो भी बदल जाएगा, सब बदल जाता है, तो वो होगा। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो हैसियत 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद थी,
वो अब बंगाल के नतीजा आने के बाद नहीं है, ये हमको मान लेना पड़ेगा। अब वो रोक नहीं सकते, अगर रोकने की कोशिश भी करेंगे तो, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी बात देखिए आप कि भाजपा का पिछले 20-25 साल का जो चुनावी यात्रा है, उसमें आप देखिए कि बीजेपी के साथ जिन्होंने भी अलायंस किया है, वो सारे दल एक-एक करके खत्म हो गए। शिरोमणि अकाली दल खत्म, शिवसेना ओरिजिनल जिसने कांधे पे बिठाकर महाराष्ट्र के कोने-कोने में भाजपा को ले गए, वो आज शिवसेना खत्म, है ना? ऐसा एक-एक बंगाल में ममता बंगाल का बनर्जी ममता था, एग्जैक्टली, ममता जी का भी वही तो है। पहले बंगाल में अगर किसी ने बीजेपी को इंट्रोड्यूस किया, वो ममता ने किया, आज ममता का हाल देख लीजिए। शशि तमिलनाडु में सर, भी वो पीडीपी को भी थोड़ा याद कर लीजिए, वो उसका छूट जाता। यस, पीडीपी का भी देख लीजिए। आप पूरी लिस्ट बनाएंगे ना तो वो सारे दल एक-एक करके खत्म है। तमिलनाडु में आने वाले दिनों में वो खेल होगा। डीएमके ने भी कभी एक जमाने में किया हुआ है अलायंस, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन तमिलनाडु में चूंकि तमिलियन नेशनैलिटी वाला एक दृष्टिकोण अभी भी बचा हुआ है ना? वो तमिल जो है भारत के हिस्से के रूप में बहुत नजदीक से नहीं समझते। वो अपने आप को द्रविडियन, तमिल इस डायस्पोरा में ज्यादा ऑपरेट होते हैं, इसलिए वो अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। कितना समय तक बचेगा ये भी एक सवाल है। तो भाजपा की राजनीति आप देखेंगे तो वो एक-एक करके सबको निगलते जाएंगे। अगर हम लोग समझ ले तो फिर बाकी दलों का क्या भविष्य है वो हमारे सामने है। मैं दूसरी एक बात कहूंगा, राकेश जी ने जो बात रखी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत बेहद चिंताजनक विषय है। लेकिन देखिए क्या है ना, पिछले 2014 के चुनाव के समय हम लोग ये कह सकते थे या कहते थे सब लोग कि भाई लोगों ने भाजपा को चुना है ना? एक लहर चली, एंटी यूपीए वाला मामला था और हम सब लोग मान लिए थे कि ठीक है, लोगों ने उनको ले गया। लेकिन उसके बाद का एक भी चुनाव ऐसा नहीं है कि जहां पर हम कह सके कि पीपल्स मैंडेट हैज बीन गिवन टू बीजेपी। जहां बीजेपी जीत गई है ये हम लोग कह रहे है ना? और फिर उसके तौर तरीके की चर्चा कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के भीतर अगर इस तरह से चर्चा और बहस होने लगे तो लोकतंत्र के लिए वो बड़ा संकट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहीं भी नहीं रहते, तंत्र रहता है, लोग पीछे हट जाता है और तंत्र केंद्र में आ जाता है। तो तंत्र के मामले में भाजपा अभी आगे बढ़ चुका है। तीसरी एक बात मैं कहूंगा, 2014 के बाद से समाज के भीतर के जितने भी तबके हैं वो सारे तबके भयंकर आंदोलित है, अस्वस्थ है और वो लड़ाइयां लड़ रहे, नौजवानों से लेकर, किसानों से लेकर, मजदूरों से लेकर। वो संगठित नहीं है राजनीतिक रूप से, वो एक अलग सवाल है, लेकिन वो लड़ रहे। अब धीरे धीरे क्या हो गया 10 साल में, इन सारे सांस्कृतिक परिवेश में इन सारे सामाजिक तबकों को प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों को अभी यह झटका बैठने लगा है और एक एक करके सारे राजनीतिक दल ढहते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो अपैरेंटली ऊपरी स्तर पर हम लोग देखेंगे तो भाजपा की निर्णायक राजनीतिक सत्ता स्थापित होते हुए हमको नजर आ रही है ना? और इससे भाजपा के और संघ प्रणीत लोग काफी खुश है, ठीक है। और इंटरनेशनली भी वो जो विनय जी ने बात रखी है वो बिल्कुल सही है कि हमारे पुतिन से लेकर, ट्रम्प से लेकर और इजराइल तक का ये जो एक्सेस ऑपरेट होता है लोकतंत्र को खत्म करने वाला, वो ठीक से ऑपरेट हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल भी ठीक दिख रहा है। लेकिन अंदर से ये खोखला है, इसलिए खोखला है क्योंकि 2024 के चुनाव को 400 पार ले जाना था। ये जो बंगाल में जो घोषणा हुई उतनी नहीं ना, या महाराष्ट्र में घोषणा हुई उतनी बात नहीं ना, ये तो लोकसभा के चुनाव में हो चुका था, लेकिन वो 400 पार नहीं कर पाए पूरी यंत्रणा लेने के बाद भी। मतलब उस स्तर पर नीचे से विरोध है और उस विरोध की वजह से ये 160-170 में सिमट गए, खींचतान का 240 के आ गए। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं। ठीक है, संसदीय राजनीति या चुनावी राजनीति के दायरे के भीतर शायद आने वाले कुछ समय तक इसका जवाब नहीं निकल पाएगा, लेकिन सड़कें आप बंद नहीं कर पाओगे। तो सड़क जो है वो आने वाले दिनों में और जाम होती जाएगी। अब बंगाल हम देख रहे हैं, बंगाल में जितना ये उछल कूद करेंगे, जितना हमला करेंगे, उतना ही बंगाल में से भी उसकी प्रतिक्रिया तेज होती हुई क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। और आखिरी बात में रुकूंगा संजू जी, आपने ये जो कहा ना टीवी का जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये गवर्नर साहब कौन से, अब मुझे बताइए 2024 के चुनाव के बाद किस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया? किस आधार पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दी गई?
यही सवाल है ना फिर। अगर ये लॉजिक अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो फिर वो तो प्रधानमंत्री मोदी को लागू हो जाता है। तो ये सारी बकवास चीज है। जो हाईएस्ट जो नंबर 1 पार्टी है उसको तो न्योता दिया जाना चाहिए। डीएमके जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है वो उसने 6 महीने का तो दे ही दिया इनडायरेक्टली, मतलब वो विरोध तो करने वाली है नहीं, तो वहां तो सरकार बनने में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद करके हमारे विरोधी वाला कोई भी दल किसी भी रूप से सत्ता में नहीं आए, यही मोदी, अमित शाह और भाजपा और उनके जो कारपोरेट मालिक है उनकी मंशा रहती है और उस तरह से वो काम करते हैं। अब हमारा बेवकूफ मिडिल क्लास जो है ना, वो थोड़ा सा सुधर जाए, समझ जाए, क्योंकि वो ज्यादा वोकल होता है तो इनकी दाल ज्यादा गलेगी नहीं। उनकी बेवकूफी और नादानी के कारण इनका जो भी चल रहा है वो नौटंकी चल रहा है।